गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। जितने भी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास बड़ी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो सभी जने इस क्लास को कंप्लीट देखें। और इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उस समय आप देखोगे कि ये क्लास तो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि देखो टोटल मिला के 30, 10, 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारी इस क्लास में से 20 से 25 नंबर भी रिकवर हो जाते हैं तो 1 घंटे की क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम आपके वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री तो आप सभी ने नाम सुना है कि जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। अब आगे नाम हो गया फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल मतलब क्या? फार्मा से रिलेटेड जितने भी केमिकल है, जैसे कि जितनी भी मेडिसिन्स हो गई है ना, जैसे कि पैरासीटामोल, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, ये सारी की सारी स्टडी किसमें करते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। यही चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की करते हैं शुरुआत। देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के आगे की फर्दर क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो जाके वहां पे क्लिक कर लीजिए। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्टली आपका। अब देखिएगा, पिछली बार आपने नोट किया होगा जब मेन एग्जाम दिया होगा कि हर सब्जेक्ट में एक दो फुल फॉर्म पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। उसी तरीके से अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, फुल फॉर्म ऑफ एनएसएड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनएसएड की पिछली बार भी आई थी फुल फॉर्म, इस बार भी आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ बड़ा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना उनके साथ में अच्छा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आप बड़े भी क्वेश्चंस कर सको अटेंड। अब देखिएगा एनएसएड। एनएसएड की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो क्या ध्यान रखना है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। ओके, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। अब देखिएगा इसकी फुल फॉर्म तो ये हो गई भाई, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई व्हाट इज एनएसएड, क्वेश्चन आ गया बड़ा कि भाई आपसे ये पूछ लिया कि भाई व्हाट इज एनएसएड, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? देखिएगा, एनएसएड एक ऐसी कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर जाएगी, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, ट्रीटमेंट ऑफ क्या करता है, एनाल्जेसिक एक्शन। अगर बॉडी में पेन वेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें वो मेडिसिन यूज होती है। और ट्रीटमेंट ऑफ एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करती है अगर बॉडी के अंदर फीवर है। जैसे एनएसएड कैटेगरी की मेडिसिन कौन सी होती है? एग्जाम्पल फॉर पैरासीटामोल, पीसीएम, डाइक्लोफेनेक, है ना, डाइक्लोफेनेक हो गई, एक्लोफेनेक हो गई, निमोसुलाइड हो गई, ठीक है ना। ये सारी कैटेगरी की मेडिसिन एनएसएड कैटेगरी की होती है। अब ये जो एनएसएड कैटेगरी की एक और खास ये बात होती है कि भाई ये आपके सीएनएस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती, समझ गए ना, सीएनएस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। इन मेडिसिन को लेने वाले बंदे को आदत नहीं लगती है, हैबिचुअल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भाई इस मेडिसिन को लेगा तो उसकी आदत लग जाएगी, नहीं। जबकि इसके जस्ट एक अपोजिट होती है ओपोइड ड्रग, उनका भी काम सेम है ना, उनका भी काम किया, जैसे कि टर्माडोल, मॉर्फिन। अब देखो मॉर्फिन का इंजेक्शन कब लगता है कि जब थोड़ा सा सीवियर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा लग जाती है और इतना ज़्यादा पेन होता है, तब हम मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा? देखो अब एनएसएड से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन जाएंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एनएसएड से रिलेटेड कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चीज़ का अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, फर्स्टली एनएसएड। देखो कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको साथ में डिस्कस करते हुए चलो कि बड़ा क्वेश्चंस भी अटेंड कर सके, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लास लंबी होगी तो कंप्लीट इस क्लास को देख लेना। देखिएगा एनएसएड का आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एनएसएड मेडिसिन, ठीक है ना। अब जैसे कि ये पूछ लिया कि भाई कोई 2 एग्जाम्पल दो एनएसएड वाली मेडिसिन का, ठीक है। तो अब आपको अगर पता होगा कि एनएसएड के अंदर
पैरासिटामोल आती है और पीसीएम आती है और डाइक्लोफेनेक आती है। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे दो एग्जांपल्स। ठीक है ना। अब एक आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनएसएड। तो जो अभी मैंने बताए थे 3-4 आपको कि क्या लिखना है। ये जो एनएसएड होती है किसका ट्रीटमेंट करती है? इन्फ्लामेशन। अगर बॉडी में सूजन आ गई है, बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी में फीवर आ गया है, इन सब का ट्रीटमेंट के लिए तो एनएसएड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बता देना है आपको। अब और चीज क्या बताओगे एनएसएड में कि भाई एनएसएड कैटेगरी वाली मेडिसिन हैबिचुअल नहीं कोज करती, आदत नहीं लगती है। अब कोई पीसीएम ले रहा है ना, अगर 4 बार 5 बार 10 बार भी ले लेगा तो आदत नहीं लगेगी। वही उसकी जगह अगर टर्माडोल ले ली उसने 1 मंथ 2 मंथ तक, तो उसकी ब्रेन को वो अफेक्ट करता है, तो सीएनएस उसका हैबिचुअल हो जाता है। और फिर सीएनएस को क्या चाहिए कि भाई वो मेरे तो बॉडी में आनी चाहिए, तब उसकी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, वरना तो फिर वो नुकसान करेगी टर्माडोल, क्योंकि सीएनएस को अफेक्ट कर रही है। लेकिन वो एनएसएड कैटेगरी की नहीं है। अब 2 कैटेगरी की ड्रग होती है, एक तो एनएसएड और एक होती है ओपोइड। अब इन 2 के बारे में हमेशा आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, और सेकेंड ईयर में ये सेम चीजें कोलॉजी में आ जाएगी, फार्माकोलॉजी में, है ना। तो अभी का पढ़ा हुआ सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। ये चीजें आपको फार्माकोलॉजी में भी देखने को जरूर जरूर मिलेगी। अब देखिएगा एनएसएड और ओपोइड्स में, दोनों में देखो काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, कुछ अंतर नहीं है। मॉर्फिन भी क्या कर रही है? दर्द को कम। डाइक्लोफिनेक भी क्या कर रही है? दर्द को कम। अब दोनों में अंतर क्या है मेन? ये जो डाइक्लोफिनेक है ना, ये सीएनएस को अफेक्ट नहीं करती, इससे बंदा हैबिचुअल नहीं होता, आदत नहीं लगती, है ना। ये सीएनएस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती, जबकि ओपोइड वाली मॉर्फिन है सीएनएस को अफेक्ट कर देगी। और सीएनएस को अफेक्ट करने पर क्या होगा कि रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होगा तब वो जो आपके रिफ्लेक्स आ रहे हैं ना, बॉडी में मैसेज आ रहे हैं, वो हो जाते हैं कम। बस यही अंतर है। और इनका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, ओपोइड के एग्जाम्पल्स पूछ ले, तो मॉर्फिन दे दीजिए। क्या दे दोगे? मॉर्फिन, है ना, टर्माडोल, ये सारे के सारे क्या है आपके ओपोइड एनाल्जेसिक है। तो आपको पता चल गया ना इंपॉर्टेंट में, एनएसएड से रिलेटेड अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था। आप तो फिर इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आराम से अटेंड करके आ सकते हो। ठीक है भाई, तो हमारे रैपिड रिवीजन रहेगा। क्या रहेगा? रैपिड रिवीजन रहेगा कि इन चीजों को आप कैसे अटेंड करके आओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके बहुत आते हैं, 3-4 टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, है ना, वॉल्यूमेट्रिक, अलग अलग टाइप्स के टाइट्रेशंस आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, या फिर 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो इसको भी हम लिखते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं हम, डिफाइन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की फॉर्म है, in which the formations of colored complex is used to indicate the end point of titration. Examples क्या है? Determinations of calcium, magnesium, zinc and nickel. अब देखिएगा, टाइट्रेशन को समझ लीजिए आप। टाइट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे हम ने कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे क्या करना है? उसका टेस्ट करना है कि भाई इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कौन से केमिकल ऐसे अवेलेबल हैं जो हमें, हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़रूरत है तो हमें एक पता लगाना है कि कौन से केमिकल अवेलेबल है। तो वो सारे के सारे टाइट्रेशन में ही पता लगता है। तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जब करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, फार्मेसी में तो प्रोडक्ट का ही करेंगे, जो भी अपन मेडिसिन बनाएंगे, तो उसमें आपको ये डिटरमाइन किसका करता है? कैल्शियम का, कैल्शियम है कि नहीं है, मैग्नीशियम है या नहीं है, जिंक है या नहीं है, और निकल है या नहीं है। इन सब का पता लगाना, इन सबको डिटरमाइन करने का काम किसका है? भाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का है। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब तीसरे नंबर पे अपन चलते हैं, क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये 2 डेफिनेशन है, पिछली बार आई भी थी। व्हाट इज एक्यूरेसी? ठीक है, इस बार आपसे प्रिसीजन पूछ सकता है। अब देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या है। जैसे कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो,
100 नंबर के क्वेश्चन आए। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं एक्यूरेसी को। एग्जाम्पल्स फॉर 100 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने अटेंड किए 70। कितना अटेंड किए अभी? 70। चलो मानो 100 आए और 100 ही अटेंड कर लिए। क्वेश्चन सही कितने हुए? 70 क्वेश्चन सही हुए। एक्यूरेसी कितने परसेंटेज हो गई? 100 में से 100 अटेंड किए, 70 सही हुए, एक्यूरेसी कितने परसेंटेज हो गई? कितनी परसेंटेज होगी? अब देखो इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ये होता है कि एक्यूरेसी अगर उसने 100 में से 70 अटेंड करता और 70 ही सही हो जाते तो 70% होती, लेकिन उसने क्या किया? 100 में से 100 अटेंड किए। अब 100 गलत सही अटेंड करता तो मतलब 100% रहती, लेकिन 100 में से 100 अटेंड किए लेकिन हुए तो 70 सही ना, तो 30% तो उसने गलत कर लिए, तो एक्यूरेसी तो 100% नहीं हुई ना। एक्यूरेसी क्या नहीं हुई? 100% नहीं हुई। तो 70 माइनस 30 एक्यूरेसी कितनी हो गई भाई? 40% हुई उस बंदे की एक्यूरेसी। और आपको पता है कि एग्जाम्स में एक नंबर होता है एक क्वेश्चन गलत का, तो 70 अगर उसके राइट हो रहे हैं तो 30 नंबर तो वो माइनस और जा रहे हैं, तो 40% हुई ना एक्यूरेसी। इसलिए कहा जाता है कि भाई जो एक्यूरेसी है किसी भी प्रोडक्ट की वो एकदम क्या होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जब 100% एक्यूरेसी होती है ना तो चीज़ें क्या रहती है? अच्छे से काम करती है। और अपने फार्मा के अंदर तो हर प्रोडक्ट की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? वेल एंड गुड। ओके, चलते हैं हम। भाई एक्यूरेसी की आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आपको क्या बताना है? डिस्क्राइब हाउ क्लोजली ए गिवन मेजरमेंट मैच द ट्रू वैल्यू। अब देखिएगा ये किसकी मेजरमेंट करता है कि एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट की सही वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। उस मेजरमेंट को क्या बोलते हो? एक्यूरेसी बोलते हो। अब देखते हैं अपन प्रिसीजन। डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिएगा प्रिसीजन किसको कहते हैं? एक तो क्या होती है कि भाई रो मार्क्स होते हैं और एक होते हैं आपके जो मतलब एक तो जैसे कि कोई भी आप रिजल्ट देखते हो एसएससी का, उसके अंदर एक तो होता है रो मार्क्स और एक होते हैं फाइनल मार्क्स। अब ये जो फाइनल मार्क्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन होके आते हैं ना, नॉर्मलाइजेशन होके आता है। उसी तरीके से अपने क्या है कि आपको एक तो दे दी वैल्यू कोई और एक आपने जब मेजरमेंट की वो वैल्यू कितनी आई, उसका जो डेविएशन होगा है ना, जैसे कि आपने आपकी वैल्यू आनी चाहिए 100 लेकिन जब आपने मेजरमेंट किया तो वैल्यू आई 80, तो इसका डिवाइडेशन करो और मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 80%। जो ये 80% आए उसको क्या बोलोगे? प्रिसीजन बोलोगे। तो ये दो डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल से समझा के आओ तो समझा के आ सकते हो, वरना इन डेफिनेशनों दोनों को रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि वहां पे समझाने का इतना टाइम रहेगा नहीं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं अपन लिमिट टेस्ट और इम्प्योरिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट टेस्ट से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है, और इस बार आपको लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का देखने को मिल जाएगा। नोट कर लेना, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है ना, जब हम इसके लॉन्ग आंसर करेंगे तो हम आर्सेनिक का भी देखेंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। चलो अपन छोटे क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लिमिट टेस्ट एंड इम्प्योरिटीज, दोनों की डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चंस भी इन दोनों से आ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं लिमिट टेस्ट और इम्प्योरिटीज की ओर। तो लिमिट टेस्ट में क्या है कि डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। कोई भी एक कंपाउंड है उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज का मतलब समझते हो क्या? इम्प्योर, नाम से पता चल रहा है ना कि जो प्योर नहीं है, उस प्रोडक्ट में उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, वो क्या पता हार्मफुल इफेक्ट शो कर सके, क्या पता वो हमें नुकसान पहुंचा सके। उन चीज का पता लगाने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है जी? लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और लिमिट टेस्ट से पता लगाते हैं कि भाई किसी भी, जैसे अपन ने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया, अब उस प्रोडक्ट में हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि भाई ऐसे कौन से हार्मफुल कोई सब्सटेंस तो नहीं है कि उस पर्सन में जाके हानि पहुंचा सके। तो ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम उन चीज़ों का पता लगाते हैं। पता चल गया ना। अब देखिएगा इम्प्योरिटीज। अब नाम अब अपन को अभी डिस्कस किया था, इम्प्योरिटीज किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं,
ऐसे सब्सटेंस को ही इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इज अनदर। जैसे कोई भी पानी है, पानी के अंदर जो कचरा है वो अपने लिए अच्छा है क्या? नहीं है ना, तो वो क्या हो गया? इम्प्योरिटीज हो गई। तो हम क्या कोशिश क्या रहेगी हमारी कि भाई यार ये कचरे को क्लियर कर लें, साफ कर लें, ठीक है। तो क्लियर, उस कचरे का पता लगाने वाला कौन? लिमिट टेस्ट। अब जैसे इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में इम्प्योरिटीज किसको कहते हैं। सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन अनदर सब्सटेंस एंड मेक इन डर्टी, डर्टी का मतलब गंदगी, और ऑफ एन अनएक्सपेक्टेबल क्वालिटी, वो क्वालिटी हमें स्वीकार ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, घर में आप हो और आपकी जरूरत ही नहीं है ना, कि भाई नहीं यार तेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप घर में रह रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में वो यहीं पे भी है कि भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आके आपकी तरह ढीठ हुआ पड़ा है, अंदर ही रहेगा, फिर उसको बाहर फेंकने के लिए लिमिट टेस्ट आएगा और बोलेगा कि नहीं ये तो भाई गंदगी है, इसको बाहर डालो, ठीक है ना। ये होती है इम्प्योरिटीज। समझ में आ गया ना? तो लिमिट टेस्ट और इम्प्योरिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको। आगे चलते हैं हम, डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन। देखो मैंने टाइट्रेशन के बारे में अभी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्कस किया था, उसमें किसका पता लगा रहे थे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, ये सब्सटेंस किसी भी फार्मास्यूटिकल कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल आप सॉल्यूशन तैयार करो उसमें है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए। अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है ये किसका पता लगाएगा? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। कोई भी प्रोडक्ट एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का। एसिड का मतलब अम्लता, बेस का मतलब सार। अब और एसिड और बेस, अब मुझे इतना नहीं समझाना चाहिए क्योंकि आप सप्लीमेंट्री दे रहे हो कि भाई एसिड और बेस किसको कहते हैं। पीएच स्केल ले लेते हो, 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है, बीच की 7 होती है, 7 से नीचे की वैल्यू एसिड और 7 से ऊपर की वैल्यू बेस होती है। इतना तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिएगा एसिड बेस टाइट्रेशन क्या करता है भाई। यूजुअली यूज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ नॉन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस थ्रू एसिड बेस रिएक्शंस। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन करा के हमें एसिडिक नेचर व बेसिक नेचर का पता लगाना ही एसिड बेस टाइट्रेशन है। बहुत इजी है डेफिनेशन, एक बार आप ढंग से देखोगे इस चीज को तो समझ में आ जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि आप इसको बार बार कभी देखते नहीं हो तो ऐसा हार्ड लगेगा, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देख लो, हो जाएगा, है ना। अच्छे से चीजें देखोगे तो आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब हम देखते हैं आपका डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड आपसे 2-3 एग्जांपल्स पूछ सकता है, एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक, बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड। तो अब अपन का जैसे क्वेश्चन हमने बनाया है कि डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 3 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम। अब देखिएगा सबसे पहले तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है इसके बारे में हम पता करते हैं। आर दोज साइक्लिक कंपाउंड इन विच वन और मोर ऑफ द रिंग कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, द नॉन कार्बन एटम्स इन सच रिंग्स आर रेफर्ड एज हेट्रो एटम्स। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है कि कोई कंपाउंड है उसके अंदर वन और मोर द रिंग कार्बन आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। ये क्या करता है, कोई भी कार्बन एटम आएगा, ठीक है ना, वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा अदर एटम से। नॉन कार्बन एटम्स इज सच एज रिंग रेफर टू एज हेट्रो एटम्स। मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स आर, अब मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये 3 आपके प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है जी। आगे हम देखेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में आराम से इसको देखेंगे, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो इसका नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आराम से ओके कर लीजिए और ऊपर आपको कार्ड स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। धन्यवाद साथियों, मोस्ट वेलकम।